खास प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे कि आखिर में होता क्या है। होता यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर युद्ध के अंदर जाता है या किसी आंदोलन को लेकर के सामने आता है लोगों के, और उसमें उसको विजय हो जाती है, तो उसके बाद में उसके कदम और आगे बढ़ने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हारने वाला पीछे हो जाता है। हारने वाला भी अपने आप को वापस अपग्रेड करने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर देखने में ये आता है कि एक बार कोई आदमी अगर शेर हो जाता है तो बाद में वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो आगे बढ़ना चाहता है। ये बात करेंगे। बात इसके साथ साथ में करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी की आदत ये हो गई है कि अब वो हमेशा चर्चा में रहना चाहते हैं, और जिस प्रकार की वो बातें करते हैं उसको लेकर के विपक्ष भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। इसकी भी बात करेंगे। अब बात करेंगे कि आखिर में केवल अरविंद केजरीवाल को ही बदनाम क्यों किया जाता है रेवड़ी बांटने के लिए। कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी ऐसी है जो इस तरह का काम नहीं करती। बिहार में नीतीश बाबू ने 20-20 हजार रुपए दिए थे चुनाव होने से पहले महिलाओं को। और दूसरी बातें तो आपको सब पता है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या दिया वहां पर। जनता अस्पताल खोले, मेट्रो में महिलाओं को फ्री किया, और कई तरह की ऐसी सुविधाएं वहां पर दी। इसमें कोई भी बीजेपी भी पीछे नहीं रही। शिवराज सिंह चौहान जब थे तो लाडली बहना वहाँ यहाँ चलाया था। अब उन्होंने मोहन यादव ने लक्ष्मी योजना चला दी है। मतलब हर सरकार चला रही है। चाहे अपन बात कर लें नई सरकारें जो भी दक्षिण में बने वहां भी यही हाल है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल की बात तो लोग भूल नहीं सकते, लेकिन जो नई बातें आ रही है उसको भी वो छुटा नहीं सकते। चुनाव होने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में, और मुख्य रूप से वहाँ अगर देखा जाए तो कांग्रेस को तो तीसरे स्थान पे ही माना जाएगा अभी तक। लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव तैयारी में जुटे, अखिलेश यादव ने 40,000 रुपए की घोषणा की थी, तो उसके बाद में योगी जी भी पीछे कह रहे थे वो 50,000। वो कैसे क्या कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले चले चलते हैं अपन वापिस उसी स्थान पर जहाँ शेरों के वापस नहीं आने की बात होती है। दरअसल में हैदराबाद में जो लॉ कॉलेज है, लाला साहब लॉ कॉलेज, वहाँ पर 450 लॉ के विद्यार्थी हैं जिनके कॉन्वेक्शन होने वाली थी, जिसमें उनको प्रमाण पत्र दिए जाने वाले थे। कॉलेज ने उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत को उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। लेकिन वहाँ के बताया जाता है कि वहाँ के छात्रों ने उनसे प्रमाण पत्र लेने के लिए मना कर दिया कि हम उनसे डिग्री नहीं लेंगे। और इसके सीधा विपरीत असर क्या हुआ कि जो बीसीआई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके चेयरपर्सन है मनन मिश्रा। मनन मिश्रा ने एक आदेश जारी कर दिया कि वहाँ के जो छात्र इस तरह के अगर करते हैं तो उनका एनरोल नहीं किया जाएगा। और उसको लेकर के एकदम से आग भड़क गई। जो आंदोलन सीजेपी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में किया था, उसके बाद में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। और अब उसी को लेकर के उन्होंने, जैसे उनकी जानकारी में बात आई तो उन्होंने इसको भी छेड़ दिया। और छेड़ा क्या, जो मनन मिश्रा है, मनन मिश्रा के सामने सवालों की एक बिल्कुल छड़ी लगा दी कि आप 2012 से के चेयरपर्सन बने हुए हैं, आपके कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और छात्रों को इस तरह से आपने क्यों उनका कर दिया, नोटिफिकेशन आपने क्यों जारी किया। स्थिति ये हो गई कि मनन मिश्रा को वो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा, और उसमें उनको ये कहना पड़ा कि जो 450 लोग वहाँ पड़े हैं उनमें से कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो प्रदर्शन में भाग लेने वाला रहा हो या उसकी किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियां गलत गतिविधि में रही। और इसको लेकर के हालांकि मनन मिश्रा ने तो इस मामले को एक तरह से वापस नोटिफिकेशन लेने के बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो तेज तर्रार, हालांकि युवक है लेकिन
अभिषेक दीपके ने उनको आगाह किया, गौरव दास को। गौरव दास ने अब सवाल पूछ दिया कि हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपने जो अभी 2024 के अंदर जो ये कार्यक्रम किया था, उसके अंदर करोड़ों रुपए का खर्चा किया, उसकी हमारे को पूरी डिटेल दी। यानी कि सीजेपी अब इतनी तेज हो गई है कि वो हर मुद्दे पर हावी होने की कोशिश कर रही है। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे कहा था कि ये इस तरह का विषय है कि जो पर्टिकुलर किसी एक नीट को लेकर के नहीं माना जाना चाहिए, या जो हैदराबाद वाली बात हुई उसको लेकर के नहीं माना जाना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के नहीं माना जाना चाहिए। ये माना जाना इसलिए जरूरी हो गया है कि आने वाले चुनावों में अगर इस प्रकार से युवा शक्ति ने इन पार्टियों का साथ देना छोड़ दिया, तो हो सकता है कि एक तीसरी पार्टी नई उभर करके युवाओं के सामने आए। ऐसी स्थिति कैसे होगी, क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार के कदम सीजेपी ने भी बढ़ाए हैं, उससे तो ऐसे संकेत मिलते हैं। उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया था उस समय पे कि अगर आप मान लीजिए कि जितने भी मतदाता हैं हिंदुस्तान में, उनमें से अगर 5%, 7% मतदाता भी दोनों पार्टियों के खिलाफ हो जाते हैं, तो वो विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र जहां पर 5%, 10% के अंतर से पार्टियां जीती है, वहां उनकी हालत खराब हो सकती है। ये बात भी हो गई। बात कर लेते हैं राजीव गांधी की। राजीव गांधी 2 दिन से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल के अंदर रचनात्मक कांग्रेस की एक शिविर के अंदर काम भाग ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने आज फिर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। और निशाना बनाया था इटली वाली बात से। अब नरेंद्र मोदी जी कब इटली गए थे, कब उन्होंने वहाँ की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को जो मेलोनी की ट्रॉफी दी थी, सारी बातें लोग भूल चुके। लेकिन राहुल गांधी के दिमाग से बातें नहीं गई। आज उन्होंने फिर वो मुद्दा छेड़ दिया, और छेड़ा भी कैसा कि उन्होंने जिस तरह की एक वहाँ इस तरह की एक घटना को अंजाम दिया, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह एक उचित कदम नहीं है। जो रचनात्मक कांग्रेस के वहाँ के अध्यक्ष थे, उन्होंने पूछा कि भाई उन्होंने इटली वाली बात में क्या कहा, तो उन्होंने उनको गले लगाया। जो मिश्रा जी थे उसके अध्यक्ष, उनको गले लगाया, बताया कि इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि क्या आप भी, मतलब जो बातें उन्होंने कही मैं आपको नहीं कहना चाहता, लेकिन कुल मिलाकर के इस बात का सुधांशु मिश्रा ने बहुत बड़ा जवाब दिया, जो प्रवक्ता है भाजपा के। हालांकि और भाजपा के नेताओं ने भी कहा, लेकिन सुधांशु मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी अहंकार में पागल हो गए हैं, पागलपन जैसी बातें करते हैं। और उसके जवाब में राहुल गांधी क्या बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जब ईरान इराक का हमला हुआ था उस समय पर अपनी भूमिका नहीं निभाई। वो देश को आगे नहीं लेना चाहते हैं, वो अपने नेताओं के साथ में रह करके अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी दादी अगर अभी होती तो ईरान वाले मामले के अंदर, क्योंकि रूस और अमेरिका भारत के, उनका कहना है कि रूस और अमेरिका भारत के दोस्त रहे, ऐसी स्थिति में दोस्ती के हिसाब से उनको एक रेफरेंस दिया जा करके और वो उस युद्ध को रोका जा सकता था। लेकिन मोदी जी ने अमेरिका का साथ दिया अप्रत्यक्ष रूप से। अब वो बात जो लेकर के आगे, लेकिन कुल मिलाकर के राजनीति में उसका जवाब भी देखिए कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणजीत जायसवाल, उन्होंने भी ये कहा कि राजनीतिक पार्टियों को कोई भी टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए कि हमारे उन देशों से कैसे संबंध हैं, और विदेश के बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। यानी कि ये भी नसीहत उन्होंने, जहाँ तक मैं समझता हूँ, राहुल गांधी को ही दी होगी। लेकिन कुल मिलाकर के एक, अब जब कोई बात हो जाती है तो लोग तो बाल के खाल निकालते हैं। मेरे एक मिलने वाले हैं महेश शर्मा इंदौर में, उन्होंने एक इटली के असेंबली इटली के एम्बेसी का एक लेटर भी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है ये सारा मामला क्या हुआ। तो कुल मिला करके ये एक, अगर जो कहावत है ना, आप भी जानते हो कि मैं क्या कहता हूँ
कि सोते हुए सांप को जगाने की। जब बातें गई उसमें प्रधानमंत्री जाके भी आगे, इटली आकर के आगे सब। और राहुल गांधी जी, आपकी तो ननियाल भी इटली में ही है, फिर आप इस तरह की बातें क्यों करते हो? अब कुल मिलाकर के, क्योंकि चुनाव सामने है, इसलिए एक दूसरे को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया नहीं जाएगा जब तक आगे आने की कोशिश नहीं होगी। लेकिन ये तरीके कितने सही हैं, ये मतदाताओं को तय करने हैं। मेरे को कहने से कुछ नहीं होगा, भाजपा के कहने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस के, अखिलेश के या किसी के कहने से भी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब बात चले चलते हैं वापस से रेवड़ियां बांटने की। जब अरविंद केजरीवाल घोषणाएं करते थे, तो अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं पर विपक्ष कई तरह के आरोप लगाता, और इसी तरह के आरोप अब भी लग रहे हैं। दरअसल में आपको ध्यान होगा कि ये परिपाटी चल गई है, लेकिन हमारा जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग इस मामले में ध्यान क्यों नहीं देता, ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि चुनाव आयोग को भी इस मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर कोई भी पार्टी प्रलोभन देने की कोशिश करती है तो उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। अप्रत्यक्ष मतलब अगर बात करें तो रोक इसलिए लगानी चाहिए कि एक तरह से तो जो आप सुविधाएं चाहे राज्य सरकार दे रही है, चाहे पार्टी दे रही है, तो एक तरह से तो मतदाताओं को प्रभावित करने वाली होगी ना। अखिलेश यादव ने लगभग 15 दिन पहले ये कहा था कि उनकी पार्टी अगर सरकार आती है तो महिलाओं को 40,000 रुपये देगी। अब 40,000 देने वाली बात इसलिए आई क्योंकि नीतीश यादव ने 20-20 हजार रुपये दिए थे जब वहां सरकार आई। सरकार अब चाहे 20,000 से आई हो, चाहे बिना 20,000 के आई हो, लेकिन आरोप तो लगना वाजिबी है। जब बात अखिलेश यादव ने 40,000 की कही, तो योगी जी ने कहा कि हम 50,000 रुपये देंगे, 20,000 रुपये पहले देंगे, 30,000 रुपये सरकार बनने के बाद। लेकिन जब अखिलेश यादव ने ये कहा था 40,000 देंगे, तब तो वहां के एक मंत्री जी ने कहा था कि सरकार के पास में इतना पैसा है ही नहीं, कहाँ से दोगे। लेकिन वो मंत्री जी अब क्यों नहीं बताते हैं कि योगी जी कहाँ से देंगे 50,000 रुपये। कुल मिलाकर के ये स्थितियां बन गई है कि आप कैसे भी समझ करके मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं को सोचना चाहिए अपने क्षेत्र के बारे में कि भले ही आपको 20,000 रुपये मिले हों, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये मिलने की आपको उम्मीद हो, लेकिन जब सरकार बन जाती है 5 साल के अंदर आपकी कितनी सुनवाई होती है, कौन सी पार्टी आपकी सुनवाई करती है, कौन सी पार्टी आपके खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई, आप जिस प्रकार की आप चाहते हो मंशा, क्या उस तरह की आपकी मंशा पूरी होती है। ये सारी चीज देख करके आपका एक वोट आपको 5 साल के लिए खुशहाल कर सकता है, और एक वोट आपको 5 साल के लिए परेशान भी कर सकता है। निर्णय आपको करना है कि किस तरफ आपको जाना है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।